नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, अपना समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी श्रृंखलाओं कर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे न्यायिक रीट या याचिकाओं पर संबंधित प्रश्नों पर, ठीक है। उसके बाद और भी प्रश्न जो संविधान से संबंधित हैं उन्हें मैं लेकर आई हूँ। आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत न्यायालय में बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश किसे दे सकता है, ठीक है। तो वह अपने संबंधित अधिकारी को, ठीक है। किसको? अपने संबंधित। अगला प्रश्न है, किस रिट के द्वारा न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दे सकता है? तो वह परमादेश के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस रिट के तहत न्यायालय किसी लोक प्राधिकारी से पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहे हों? तो वह अधिकार प्रेच्छा से, ठीक है। काय से? अधिकार प्रेच्छा से। अगला प्रश्न है, किस रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण को जारी कर सकता है जब वह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय दे देता है? तो यह उत्प्रेषण के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी कर सकता है तथा इस रिट का प्रयोग निर्णय से पूर्व ही उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने से रोकता है? तो यह प्रतिषेध के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अर्जन संबंधी अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया? तो वह 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों व खुफिया एजेंसी आदि में लगे व्यक्तियों के लिए किस मात्रा तक निर्धारित किया जाना है? तो यह अनुच्छेद 33 में, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 33 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू करने का अधिकार संसद को प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 34 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई? तो यह अनुच्छेद 35 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का हृदय कहा है? तो वह अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने या उसके उल्लंघन का उपचार करने का अधिकार जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, वह कौन से अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत 5 तरह की रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय किस के तहत रिट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो जब संविधान बना था उस वक्त मूल अधिकारों की संख्या जो थी, मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। कितने हैं? 6 हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1215 ईस्वी में नागरिकों को लिखित रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए थे? तो वह ब्रिटेन सम्राट जॉन ने 1215 में किए थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे माना जाता है?
तो मूल अधिकारों का जन्मदाता मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम किस देश ने प्रदान की थी? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम जो है प्रदान की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कब उठाई गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो 1895 ईस्वी में उठाई गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग कांग्रेस ने 1931 ईस्वी के किस अधिवेशन में की थी? तो यह कराची अधिवेशन और में करी थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? तो जो मूल अधिकारों का प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, जबकि 1928 के नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों। इसके अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 13 है जो कि मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से अनुच्छेद न्यायिक पुनराविलोकन सिद्धांत को प्रभावी बनाते हैं? तो वह अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की परिभाषा दी गई? राज्य शब्द का अर्थ भारत सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार शामिल किया गया। तो वह अनुच्छेद 12 के तहत। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत प्रभावी बनाता है? तो वह अनुच्छेद 13 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथक्करण का सिद्धांत के तहत किसी भी विधि का वह भाग शून्य होगा जो मूल अधिकारों से असंगत है, संपूर्ण विधि नहीं होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? ठीक है। तो राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो वह है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो ये एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण जो है वो नहीं है और बाकी ये हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो यह है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन क्रम सही हैं? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सार्वभौम, दूसरा सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न, फिर दूसरा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है। ये क्रम रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय जो संविधान की आत्मा है वह प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो अनुच्छेद 32 है उससे भी उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता
है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, काय से? हम भारत के लोग शब्दों से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो वह चीन की क्रांति 1912, इसका प्रभाव नहीं झलकता हुआ नजर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हम इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो यह गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो जो भारतीय संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो यह 1950 में बना। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो जो संविधान की उद्देशिका है उसका जो संशोधन है वो एक बार किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो जो प्रस्तावना है उसमें प्रथम संशोधन जो है वो 1976 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो देखिए, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या विचार की स्वतंत्रता। तो ये तीनों गलत हैं और क्या सही होगा? पूजा की समानता। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो वह प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दो शब्दों को संशोधन जो था 42वां था। ठीक है, कौन सा था? 42वां। तो संविधान के संशोधन 42वें के अनुसार समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दो शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? तो जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, बनकर तो ये पहले ही तैयार हो गया था लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये भारत संविधान की प्रस्तावना में की गई। ठीक है, किस में की गई? संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम है? तो वो सही क्रम क्या होगा? 3, 5, 2, 1। ठीक है, 3, 5, 2, 1। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो जो भारतीय संविधान है उसका जो प्राधिकार स्रोत है वो भारत के लोग हैं। ठीक है, कौन है? भारत के लोग। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है?
तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप जो है वो यह है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता है? ये लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो ये कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने किया था। ठीक है, किसने? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वह हमारे भारत देश का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है वो अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। ठीक है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य जो है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसका तात्पर्य ये होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र तथा तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। भारतीय संविधान में आर्टिकल्स कितने हैं? तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल्स की संख्या है वो 350 से अधिक है। ठीक है, 350 से अधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, तो जो भारतीय संविधान है उसके बृहद होने का कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो जो भारत का संविधान है वो अपना प्राधिकार जो है भारत की जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? तो जो भारत है, भारत में वैध प्रभु सत्ता जो है वो संविधान में है। ठीक है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो जो भारतीय संविधान है हमारा, उसकी जो संरचना है वो कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की प्रश्न श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। दोस्तों लगातार वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इन प्रश्नों का लाभ उठाने को मिले। आने वाली जितनी भी विगत परीक्षाएं हैं उन सब में ये जो प्रश्न है वो सहायक होंगे। नमस्कार दोस्तों, कल मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स